हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का पहला चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति, आज हम उसके लेसन 3 के बारे में स्टडी करेंगे। और पिछली क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कई तरह की संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, और फिर हमने जाना था कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने सीख लिया था। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के आखिर में बताया था कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए उस चीज को शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। इनका जो सिंबल होता है हमारे पास में वो हो जाता है कैपिटल आई। कैपिटल आई जो है वो कहां से आया, इररेशनल नंबर के आई से ही आ जाता है। अब बात यह आती है कि इररेशनल नंबर्स जो है यानी कि अपरिमेय संख्याएं, उनका शब्द का अर्थ क्या है सबसे पहले वो देखिए। तो आप यहाँ पे अपरिमेय को दो हिस्सों में देख सकते हैं, अ और परिमेय, यानी कि वो संख्याएं जो परिमेय नहीं है। सीधी भाषा में अगर हम बोले तो यही आप इसकी एक सिंपल परिभाषा कह सकते हैं। वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये एक बहुत ही आसान परिभाषा हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, मैथमेटिकल गणितज्ञ परिभाषा इसकी देखते हैं। तो हम कह रहे हैं अपरिमेय वो जो परिमेय नहीं है। तो सबसे पहले एक बार याद करते हैं कि परिमेय संख्याओं की क्या डेफिनेशन होती है, उसी से हम अपरिमेय की परिभाषा निकालेंगे। तो देखो हमारे पास में परिमेय की जो परिभाषा है वो है वह संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास में परिमेय की है परिभाषा। अब हमें देखना है अपरिमेय की, तो उसमें आप क्या करो, बस एक ना लगा दो। वह संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक हो और q का मान 0। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो जाती है हमारे पास में यहाँ पे भी। बस ये ध्यान रखना है कि ये तीनों कंडीशन में से कोई सी भी पूरी ना हो तो वो संख्याएं हमारे पास में क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं का मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करता हूं। तो चलिए आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है 2 का वर्गमूल। ये हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा मैं आपको इस तीन कंडीशन के हिसाब से दिखाता हूं। आप वर्गमूल 2 को ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो वर्गमूल 2 बटे 1। आप बोलोगे सर यहाँ पे p बटे q की वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, मैं भी बोलूंगा ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन देखो कि p और q का जो मान है, p और q का जो मान है हमारे पास में वो पूर्णांक होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो p है वो √2 है और q है वो 1 है। तो q का मान 1 है, वो तो पूर्णांक है, लेकिन √2 क्या पूर्णांक में आता है क्या? हमने तो पूर्णांक में कभी भी √2 नहीं पढ़ा था। तो ऐसे में हमारे पास में दूसरी कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही और √2 जो है हमारे पास में कैसा संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। अगला उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है √3। अगला है आपके पास में √5। इस तरह से मैंने कुछ आपके सामने उदाहरण रखे। अब होता क्या है, हमें एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा देख लेना चाहिए ताकि कोई भी संख्या अगर आपको दे दी जाए तो आप आसानी से पहचान सको कि वो अपरिमेय है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं वर्गमूल 1। तो वर्गमूल को 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1। यहाँ पे 1 का पेयर बन गया या जोड़ा बन गया, तो ऐसे में वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। और वर्गमूल 1 को फाइनली हम लिख सकते हैं 1, और 1 को मैं लिख सकता हूं 1 बटे 1। और हम ये जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ऐसे में वर्गमूल 1 जो है वो भी परिमेय संख्या होगी। दूसरा उदाहरण आपके सामने देता हूं, √2 जो है उसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुना 1। यहाँ पे आपके पास में कोई भी पेयर बन रहा है क्या, कोई भी जोड़ा बन रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, तो फिर इसका जो है वर्गमूल नहीं हटेगा और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि आप देख चुके हो। फिर अगर मैं आपके सामने रखता हूं √3, तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा आप वर्गमूल 3 गुना 1 लिख सकते हो, जहां पर ये भी हमारे पास में जो है वर्गमूल नहीं हट रहा है। तो ऐसे में √3 जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगला उदाहरण देखता हूं आपके सामने, √4 वर्गमूल 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है और 2 जो है वर्गमूल के बाहर आ जाएगा और ऐसे मेरे पास में आंसर आएगा 2। और 2 जो है हमारे पास में एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो 2 परिमेय संख्या है, तो ऐसे में √4 जो है ये भी एक परिमेय संख्या हो जाती है।
अगला उदाहरण देखता हूं मैं आपके पास में, √5। ये हमने परिमेय संख्या में देखा था और आप यहां पे भी इसको देख लीजिए। 5 को आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो 5 गुना 1, और यहाँ पे कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये बताओ क्या आप यहाँ पे वर्गमूल को हटा पाओगे क्या? आप बोलोगे सर नहीं, हम वर्गमूल को नहीं हटा पाएंगे। तो ऐसे में ये मेरे पास में किसका उदाहरण है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इस तरह से अगला हो जाता है मेरे पास में, जल्दी से बोलो आगे। आप बोलोगे सर √6, ये लिख सकते हो क्या? चेक करते हैं। आप बोलोगे सर √6 को हम तोड़ तो सकते हैं 2 गुना 3 में, लेकिन यहाँ पे ये देखिए जोड़ा बन रहा है क्या? वर्गमूल हट रहा है क्या? एट द एंड वर्गमूल हटना चाहिए। आप बोलोगे सर वर्गमूल तो नहीं हट रहा, तो ये भी हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अगला देख लो, मैं आपके सामने अगला उदाहरण रखता हूं वर्गमूल 7 का। आप 7 को ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो 7 गुना 1, कोई जोड़ा नहीं बनने वाला, तो ये भी हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अगला आपके सामने मैं रखता हूं वर्गमूल 8। ठीक है, वर्गमूल 8 में आपका दिमाग खनकेगा और आप बोलोगे सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2। तो देखो सर यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास में 2 ये जो है बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी भी अंदर एक 2 रह जाएगा और हमारे पास में क्या आएगा? 2√2। और यहाँ पे ये जो संख्या है हमारे पास में, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे में √8 जो है हमारे पास में, ये भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अगली चीज आपको दिखाता हूं, वो है 9 का वर्गमूल। तो 9 को आप लिख सकते हो 3 गुना 3। आप बोलोगे सर 3 का जोड़ा बन गया, तो ऐसे में मेरे पास में ये आ जाएगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे में 9 का वर्गमूल जो है ये भी एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे मैं उसका उदाहरण नहीं रखूंगा। इसी तरह से आपको कोई भी संख्या दे दी जाए तो आप वहां पे आराम से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ और उदाहरण भी आपके सामने लिख देता हूं, जैसे कि 12 का वर्गमूल, 13 का वर्गमूल, 14 का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल आएगा क्या? आप बोलोगे सर 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4। कैसे? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, और यहाँ पे 4 का जोड़ा बन रहा है तो 4 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे में वर्गमूल 16 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे कि ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है, ये चीज अपने पास में रहती है। अगला आप देख सकते हो वर्गमूल 17 का, वर्गमूल 18 का, एंड ये कहानी चलती जाएगी। अपरिमेय संख्याओं का कोई अंत नहीं है, बहुत सारी हैं, अनंत अपरिमेय संख्या हमारे पास में होती है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए हैं, कुछ और उदाहरण आपके सामने और रखता हूं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, एक नंबर लिखता हूं मैं 0.01010001, फिर 4 बार 0 लगा दूंगा, फिर 1 लगा दूंगा, और ये काम आपके पास चलता जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसा नंबर लिख दिया, हमने जिंदगी में ऐसा नंबर कभी नहीं देखा है। तो सच बात है, अपरिमेय संख्याओं को आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसी संख्याओं को भी तो पहली बार ही देखोगे ना। तो इसमें कोई विचार करने वाली, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये तो सिर्फ दिखा रहे हैं, अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ देखना ही तो है। तो आप बोलोगे सर देख लिया हमने, ऐसा नंबर है, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमें दिखी, तो ये कैसी है? एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। एक अगला उदाहरण जो आपके सामने रखने वाला हूं, अगला उदाहरण रखते ही देखना आपके दिमाग में क्या आएगा। अगला उदाहरण जो है हमारे पास में, वो है पाई। ये भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। और जैसे ही मैंने पाई बोला, आपके दिमाग में आया ये, जैसे चिंटू सोच रहा है यार पाई का तो मान हमने 22/7 पढ़ा था, और बचपन से लेके अभी तक हमारे टीचर हमें पढ़ाते भी आ रहे हैं, हमें नंबर भी मिलते जा रहे हैं, और किताबों में हम ये इस्तेमाल करते थे। अब गड़बड़ क्या हो रही है सर? या तो आप झूठ बोल रहे हो, या अभी तक हमने जिनसे पढ़ा वो सारे झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, ना मैं झूठ बोल रहा हूं और ना वो गलत थे। उसके पीछे समझिए बात क्या है। पहली बात तो ये कि पाई जो है हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है, ये सच बात है। और दूसरी, आप अभी तक जो है पाई का मान 22/7 इसलिए ले लिया करते थे क्योंकि उसकी जो है कैलकुलेशन इजी हो जाए। पाई का 22/7 लगभग मान है, अप्रोक्सीमेटली मान होता है, ताकि आप कैलकुलेशन इजी कर सको ना। अदरवाइज आप छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान नहीं हो जाओगे ऐसी ऐसी संख्याएं अगर आपको मिल जाती करने को, है। तो इसीलिए आपको सिंपल रखने के लिए पाई का मान ये रखते हैं। तो फाइनल बात पे आते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, वो सिर्फ हम अप्रोक्सीमेटली मान लिया करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमने परिमेय संख्याओं के बारे में देखा था, जिनका सिंबल हमारे पास में कैपिटल क्यू होता है। इंग्लिश में उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं।
और परिमेय संख्याओं के ढेर उदाहरण थे, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, -8/9 ले लीजिए, ऐसे ढेरों उदाहरण हमने देखे थे। ठीक है, फिर आज जो है हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, जिनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स और कैपिटल आई सिंबल हो जाता है। इनके भी ढेरों उदाहरण देखे आज हमने, √2, √3, पाई और इस तरह से चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखना कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को जब मिला लिया जाए तो ऐसे में हमारे पास में जो संख्याएं मिलती हैं वो हमारे पास में कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर्स। इनका जो सिंबल है हमारे पास में वो हो जाता है कैपिटल आर। कैपिटल आर कहां से आया? रियल का जो आर है उसी को ले लिया क्या। फिर से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को साथ में हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स, ये चीज रहती है। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना रहेगा वो है पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ये रहे हमारे पास में पाइथागोरस, इनका फोटो यहाँ पे, इनको शत नमन करिए। बड़ा ही शानदार चीज आपके लिए देखे गए हैं, खासकर कि स्कूल गोइंग बच्चों जो होते हैं उनके लिए, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम वो हमारे बहुत काम आता है। ठीक है, और ये टॉपिक अभी हमारे सीधा तौर पे नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसके आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय बहुत काम आने वाली है, इसलिए चलिए सीखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारे पास में कुछ इस प्रकार है। पाइथागोरस ने कहा था कि अगर आपके पास में एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एक कोण हो, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है हमारे पास में वो कहलाती है कर्ण, नीचे वाली जो भुजा होती है वो हमारे पास में कहलाती है आधार, और ये जो बची हुई भुजा है ये हमारे पास में कहलाती है लंब। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में की बात करेंगे हम। यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूं त्रिभुज का ABC। तो फाइनल बात, पाइथागोरस ने बोला था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई का वर्ग बराबर होता है आधार की लंबाई के वर्ग प्लस लंब की लंबाई के वर्ग के बराबर। कर्ण यहाँ पे नाम क्या है कर्ण का? आप बोलोगे सर AB, तो AB की लंबाई के घात 2 बराबर होगा आधार क्या है? आधार हमारे पास में BC, BC की लंबाई की घात 2 प्लस लंब, लंब हमारे पास में है AC, तो AC की लंबाई की घात 2। ये सिंपल सी बात जो है पाइथागोरस अंकल ने कही थी, और इसके ऊपर एक उदाहरण भी हम देख लेते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक उदाहरण देता हूं। मानिए आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लागू है, दूसरों पे मत लगा लेना। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR, और उसमें आपको QR की लंबाई आपको मान लो आपको दी हुई है एक एकक। एकक माने एक यूनिट। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई ये लंबाई आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई हो, ठीक है। दूसरा मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ये लंबाई आपको 1 फुट दी हुई हो, या फिर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ये लंबाई आपको 1 इंच दी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं कौन सी यूनिट में बात कर रहा हूं, मैंने सिर्फ बोला एक एकक, यानी कि ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, फुट में भी हो सकता है। वो क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से हम या फिर अपनी हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक एकक लिख लिया है, एक यूनिट लिख लिया है, और PR की जो लंबाई है वो भी हमारे पास में क्या हो जाती है, एक एकक हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि भाई PQ की लंबाई ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे। आपने बोला सर समकोण त्रिभुज है, तो ऐसे में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि भाई कर्ण की लंबाई की घात 2, तो कर्ण हमारे पास में है PQ की लंबाई की घात 2 बराबर होती है आधार की लंबाई की घात 2। आधार हमारे पास में क्या है QR, उसकी लंबाई की घात 2 प्लस लंब हमारे पास में है PR, उसकी घात 2। QR का जो मान है हमारे पास में है वो है 1 की घात 2 प्लस PR का जो मान है हमारे पास में वो कितना है 1, उसकी घात 2। 1 की घात 2 1 होता है, 1 की घात 2 1 होता है, 1 और 1 जोड़ा तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास में चल ही रहा है P की घात 2। अब जरा यहाँ देखना, यहाँ पे घात 2 है, जब वो इक्वल के साइन के उस तरफ जाएगा तो ऐसे में वर्गमूल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में √2।
तो हमारे पास में PQ का जो मान है वो कितना आ जाएगा, √2 एकक। एकक का मतलब फिर से बता रहा हूं, अगर यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया होता, ये भी 1 सेंटीमीटर लिया होता, तो ये √2 सेंटीमीटर होता। अगर हमने ये 1 फुट लिया होता, ये 1 फुट लिया होता, तो ये आंसर आता √2 फुट। इस तरह से हमारे पास में चलता रहता है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी और फटाफट से मैंने आपको रिविजन भी करवा दिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम जो है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण भी सीखने वाले हैं, तो उसको सिखाने के लिए ही मैंने आपको ये छोटा सा कंसेप्ट जो है याद दिलाया ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में प्रश्नावली का जो उदाहरण 3 है वो है कि भाई संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए या फिर उसको निरूपित कीजिए। और हमें पता ही है अब कि भाई √2 हमारे पास में अपरिमेय संख्या है और उसका निरूपण करना है संख्या रेखा पर। अब बात क्या आती है, सर इसको कैसे करें? हमने तो आज तक संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को देखा ही नहीं। हम जो स्केल खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसके ऊपर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, ना कभी हमारे किसी टीचर ने पढ़ाया। फिर सर इसको कैसे करें? तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं इसको कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लीजिए। आप बोलोगे ठीक है सर, बना लिया। फिर उस रेखा पे यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और इधर हमारे पास में -1 होता है। यहाँ तक तो पढ़ा है ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, अब √2 की बात आती है तो हम जो भी काम करते हैं वो हमने जो अभी तक सीखा है अपनी पहले की चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में, उसी का इस्तेमाल करके तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़रा याद करो कि 1 मिनट पहले मैंने अभी आपको √2 के बारे में पढ़ाया था कि भाई √2 कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने बोला सर √2 के लिए अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज हो जाए और उसकी आधार की लंबाई और लंब की लंबाई 1-1 हो जाए, तो ऐसे में हमारे पास √2 आ तो सकता है। आप ये मत सोचो कि हमें √2 को तो सर निरूपण करना है, वहां पहुंचना है, आप यहां कहां पहुंच गए। अरे देखो तो सही, एक एक स्टेप करके हिंट लेते हैं कि पहुंचे कैसे। तो ये आपको आइडिया लग रहा है? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम भी एक ऐसा त्रिभुज बना ले तो अपना शायद कुछ काम बन जाए? हाँ बोलो सर, आइडिया तो लग रहा है। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक त्रिभुज बनाने का ही आइडिया रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है मैं एक त्रिभुज बनाना चाह रहा हूं और ये उसका आधार ले लेता हूं। और ये आधार जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर लंबा हम ले लेते हैं। ये आधार अपनी स्केल से 1 सेंटीमीटर लंबा आप बना सकते हो। फिर आप बोलोगे सर दूसरी बात हमने देखी थी कि उसके लिए एक 90 डिग्री के कोण पे लंब होना चाहिए और वो भी 1 सेंटीमीटर लंबा हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है तो ये लीजिए, मैंने आपके सामने ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी मैंने आपके सामने 1 सेंटीमीटर बना लिया। आप बोलोगे सर ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी आधार की लंबाई 1, जिसकी लंब की लंबाई 1। तो ऐसे में हमारे पास में जो कर्ण आएगा उसकी लंबाई बोलो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर अभी अभी आपने पढ़ाया था कि कर्ण की लंबाई जो है हमारे पास में √2 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो समझे। अब √2 तो हमारे पास में आ चुका है। अब इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। एक काम अपन छोटा सा कर लेते हैं, अपन इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं। इस वर्टेक्स का नाम मैं रख लेता हूं A, इसका नाम मैं रख लेता हूं B और इसका नाम मैं रख लेता हूं C। ये अपन ने नाम रख लिए। अब √2 का निरूपण करने वाले हैं, देखना कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक प्रकार लेना है, प्रकार की पेंसिल रखनी है यहां पे और प्रकार की सुई जो है वो रखनी है A पे। इस A पॉइंट पे प्रकार की सुई रखिए और पेंसिल को जो है C पे रखिए और ऐसे प्रकार को खोल लीजिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस लंबाई की एक चाप काटेंगे और वो चाप आप इस तरह से काटते काटते यहां ले आइए और ये जो चाप है संख्या रेखा पर एक जगह काटेगी, इसको हम नाम दे देते हैं D। और यही जो हमारे पास में बिंदु है वो दर्शाता है किसको, √2 को। ये हमारे पास में 0 था तो यहां से लेके
यहाँ तक ये जो लंबाई है हमारे पास में ये √2 हो जाती है, और ये हमने क्या करा है, √2 का यहाँ पे निरूपण कर लिया है। हम यहाँ पे आधार लेंगे 1 सेंटीमीटर लंबा, तो ये ले लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, डैश करके लाइन खींच दो। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई पे मार्क कर दो, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर लंबा चाहिए। ओ और बी को ज्वाइन कर दो। ओ बी हमारे पास में √2 है, आधार हमारे पास में 1 सेंटीमीटर है और लंब हमारे पास में 1 सेंटीमीटर है। प्रकार लेंगे, ओ पे रखो सुई, बी पे रखो पेन और एक चाप काटनी है। ये हमारे पास √2 है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ हमें करनी थी √2 के निरूपण के लिए। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारे पास में वो है कि भाई संख्या रेखा पर √3 का स्थान हमें निर्धारण करना है। आप बोलोगे सर √2 के सदमे से हम निकले नहीं, आप √3 पे आ गए। तो मैं आपको सिखा रहा हूं ना कि √3 कैसे निकालेंगे। सबसे पहली एक हिंट जो है इसके लिए वो ये कि आप √2 तक का काम जो है पहले वो करिए, फिर अपन √3 पे आते हैं। तो फटाफट से मैं आपको करके दिखाता हूँ। करना क्या है, वही एक संख्या रेखा बनाइए। आप बोलोगे सर बना ली, इसके ऊपर हमारे पास में ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, ये सारी चीजें चल जाएंगी। और चूंकि मैंने आपको बोला √3 बनाने के लिए सबसे पहले √2 को बनाइए, ठीक है। तो बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसकी आधार की लंबाई हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर उसकी लंब की लंबाई जो है वो भी हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर की लंबाई ली, ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर की लंबाई ली। इस पॉइंट का नाम मैं रख लिया A, इस बिंदु का नाम मैंने रख लिया B और इस बिंदु का मैंने नाम रख लिया C। आप बोलोगे सर ये समकोण त्रिभुज है, तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई जो है हमारे पास में वो √2 हो जाएगी। आप बोलोगे सर यहाँ तक तो सारी बात समझ आ गई, और पहले आपने दिखाया भी था, यहाँ से एक चाप काट के हमने √2 को निरूपण कर लिया था। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है हमें कि √3 का निरूपण करना है। अब कैसे करेंगे यहां देखना, मैं आपको सिखाता हूं। हमें यहां पे एक और त्रिभुज बनाना है। कैसे बनाना है देखना यहां पे गौर से। यहां पे एक 90 डिग्री के कोण पे एक लंब मैंने आपके सामने खींचा है, और इस लंब की जो लंबाई हमारे पास में वो 1 सेंटीमीटर है, और ये √2 सेंटीमीटर तो इधर था ही हमारे पास में, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण है, तो ऐसे में मेरे पास में इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं, इस बिंदु का नाम जो है वो मैं रख लेता हूं D। तो ऐसे में जरा गौर से देखना ACD, क्या ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज बना क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है वो हमारे पास में क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। नीचे वाली आधार कहलाएगी, यानी कि AC जो है इस वाले त्रिभुज की, ACD जो त्रिभुज है उसमें AC जो है वो आधार कहलाएगी, और ये जो DC है हमारे पास में वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं। आप बोलोगे सर √3 तो अभी भी हमें दिख नहीं रहा, उसका क्या करोगे? तो मैं आपको दिखाता हूं। हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। किस त्रिभुज में करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे त्रिभुज ACD। तो चला यहाँ पे दिखाता हूं। त्रिभुज ACD में आप बोलोगे AD हमारे पास में कर्ण है, कर्ण की लंबाई की घात 2 बराबर होता है आधार की लंबाई की घात 2, और आधार है हमारे पास में क्या? AC। तो वो हो जाएगा AC की लंबाई की घात 2
प्लस हमारे पास में लंब की लंबाई की घात 2, तो लंब हमारे पास में क्या है CD, तो ये हो जाएगा CD की घात 2। अब AC का जो मान है हमारे पास में वो कितना है √2, तो यहाँ पे आप लिखोगे √2 की घात 2 प्लस CD का जो मान है हमारे पास में वो कितना है CD 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा 1 की घात 2। अब √2 की घात 2, तो इसका मतलब ये हो जाता है हमारे पास में कि मुझे √2 को 2 बार गुना करना रहेगा, बिल्कुल, और 1 की घात 1 ही हो जाता है। अब यहाँ पे वर्गमूल में मैं क्या करूँगा, 2 को 2 से गुना कर दूंगा, ठीक है, ये 2 को 2 से गुना कर दिया और क्या, और यहाँ पे प्लस 1 चल ही रहा है। इस वर्गमूल में 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 जो है बाहर आ जाएगा, प्लस का 1 चल ही रहा है, और यहाँ पे हमारे पास में 3 आ जाएगा। और उल्टे हाथ की तरफ हमारे पास में AD की घात 2 था ही। अब यहाँ पे AD की घात 2 है, जब ये उस तरफ जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और यहाँ पे किसका वर्गमूल आ जाएगा, 3 का वर्गमूल आ जाएगा। तो AD का जो मान है हमारे पास में वो कितना है √3 सेंटीमीटर। किसका मान है, AD का, AD यानी ये, तो इसका जो मान है हमारे पास में वो कितना आ गया, √3 सेंटीमीटर आ गया। आप बोलो सर यहाँ तक तो आइडिया लगा कि हमने √3 तो पा लिया, अब इस √3 का निरूपण करना है, वो दिखाओ। तो जरा दिखाता हूं। तो पिछले वाले में हमने देखो क्या करा था, √2 मिल गया था, तो हमने प्रकार की सुई जो है वो A पे रखी थी, पेंसिल की सुई जो है वो यहाँ पे रखी थी, और फिर हमने एक चाप काटी थी √2 के लिए। वैसा ही काम जो है अब हमें √3 के लिए करना रहेगा। कैसे करेंगे, जरा यहाँ देखो, हमें क्या करना रहेगा, A बिंदु जो है ये, इसके ऊपर रखेंगे सुई, यहाँ पे बिंदु D के ऊपर हम रखेंगे अपनी पेंसिल को, इतना ऊपर, इतना खोलेंगे प्रकार को, और यहाँ से एक चाप काटते जाएंगे, और वो चाप जो है इसको यहाँ पे काटेगी, और ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये हमारे पास में 0 था ही, तो ये जो लंबाई है हमारे पास में ये क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब हमें √3 का बनाना रहेगा, √3 को दिखाना रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम √2 का बनाएंगे और फिर हम √3 बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं √2 बनाता हूँ। हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, जिसका आधार √2 है और लंब 1 है। तो ऐसे में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक सेंटीमीटर लंबी लंब लेंगे, O और C को ज्वाइन कर दो। OC हमारे पास में √3 आ चुका है। प्रकार की सुई रखो O पे, पेन रखो C पे, और एक चाप काटो। ये हमारे पास में √3 लंबाई हो गई। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जरा देखते हैं हमारे पास में पहला कथन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी कि √2, √3, पाई, उस तरह के जो हमने पढ़े थे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे हमने √2 पढ़े, √3 पढ़े, पाई पढ़ा, √5 पढ़ा, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, और हमें पता है कि सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसे में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन बिल्कुल हमारे पास में क्या है, सत्य हो जाता है। चलिए इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। वो है हमारे पास में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। संख्या रेखा हमारे पास में क्या होती है, जैसे मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो जाता है हमारे पास में। 1 और 2 के बीच में हमें पता है 1.5 होता है, जिसको कि हम कहते हैं 3/2। ये सारी बातें हमने देखी थी। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है √m के रूप का है। आप बोलो सर ये कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा आइडिया ही नहीं लग रहा।
धैर्य रखो, धैर्य रखो। रूट m के रूप का है जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ठीक है। अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा पे जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे रूट m के रूप के होने चाहिए, जहां पे कर एक m जो है प्राकृत संख्या है। एक एक करके देखते हैं। जैसे कि रूट 1 ले लेता हूं तो वो 1 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। इनको जो है हम संख्या रेखा पर अभी अभी निरूपण करके आए हुए हैं। एक को हम जानते ही हैं, उसका निरूपण ये रहा, 1 हो जाता है। अगला जो है रूट m का रूप, m का मान अगर मैं 4 रख लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 4 जो कि होता है 2 के बराबर। तो ये हमारे पास में 2 को हमने यहाँ पे निरूपण करके देख लिया, इस तरह से होता है। अब बात यह आती है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रूप में आना चाहिए। आप बोलोगे सर अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, आप आगे आ जाओगे रूट 5 पे, रूट 6 पे, रूट 7 पे, ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं और वो सभी के सभी जो है संख्या रेखा के इस तरफ में आएंगे। संख्या रेखा के ऋणात्मक साइड में, ऋणात्मक तरफ अगर हम देखेंगे तो एक भी संख्या रूट m के रूप की नहीं आएगी। तो ऐसे में हमारे पास में ये जो कथन है ये असत्य है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर कोई नहीं, इस पर टाइम देके हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके तीसरे भाग पे चलते हैं। वो है हमारे पास में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने पढ़ा था कि भाई अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर होती है किसके, वास्तविक संख्याओं के। तो ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो होती है हमारे पास में, जैसे कि उसमें परिमेय भी आ जाती है और अपरिमेय भी आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे रूट 2, रूट 3, 3/5, 4, ये सारी वास्तविक संख्या है। अब सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय है क्या? बिल्कुल नहीं। 4/1 वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय तो नहीं है। 3/5 वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। ऐसे में हमारे पास में ये कथन भी कैसा है, असत्य हो जाता है। चलिए इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 2 है हमारे पास में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक हो जाते हैं हमारे पास में 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, हमें ऋणात्मक नहीं देखना है, ना ही जीरो देखना है, हमें सिर्फ धनात्मक चाहिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इन सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल निकालने, तो हम निकालते हैं रूट 1 हो जाएगा, रूट 2 वो वही रहना है, रूट 3 भी ऐसा ही रहना है, रूट 4 भी जो है वो बराबर हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 का जोड़ा बना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इन सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? आप बोलोगे सर सभी के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे कि रूट 1 है उसका वर्गमूल हमारे पास में परिमेय संख्या है, रूट 4 है इसका वर्गमूल हमारे पास में परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन रूट 2 है, रूट 3 है, ये हमारे पास में अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ऐसे में सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सभी के नहीं होंगे, तो ये हमारे पास में असत्य हो जाती है ये बात। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये लीजिए, मैंने आपके सामने दो उदाहरण रख दिए, और उदाहरण चाहिए तो रूट का 9 ले लीजिए, जिसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। ये सारी बातें मैं आपको आज की क्लास के शुरू में ही दिखा चुका हूं जब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और अभी और आपको मैंने दिखा दी। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास में, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आप वही बोलोगे सर रूट 2 और रूट 3 अब थोड़े थोड़े आइडिया लगने लगे, आपने एक फिर बम फोड़ दिया, रूट 5 को निरूपण करो। तो कोई नहीं, अपन को घबराना नहीं है, हमने जो सीखा है उसी का इस्तेमाल करके ही हम रूट 5 का निकाल पाएंगे। और हमने आज मेन चीज जो सीखी वो थी पाइथागोरस प्रमेय, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलोगे सर रूट 5 को कैसे लेके आए, तो मैं आपको दिखाता हूं, एक आइडिया देता हूं रूट 5 अपन कैसे लाएं। जैसे मानिए कि अगर हमारे पास में ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम मैं रख लेता हूं ABC। उदाहरण के तौर पे ये लीजिए कि अगर BC का मान जो है मैं ले लेता हूं 2 सेंटीमीटर और AC का मान जो है वो मैं ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर। अब किसी का दिमाग खनकेगा
तो वो बोलेगा सर अगर समकोण त्रिभुज है, ये आधार 2 है, लंब 1 है, तो ऐसे में जो कर्ण है हमारे पास में ए बी का स्क्वायर वो हमारे पास में आ जाएगा आधार की लंबाई की घात 2 प्लस लंब की लंबाई की घात 2, बिल्कुल। और BC का मान हमारे पास में कितना है 2 की घात 2 प्लस AC का मान कितना है 1 की घात 2, 2 की घात 2 हो जाएगा 4, 1 की घात 2 1 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में AB की घात 2 लिखा हुआ ही था और इसको हम लिख लेंगे वर्गमूल 5। आ गया क्या रूट 5? आप बोलो सर आ तो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके उठने वाले कभी नहीं है। रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ये 3 चीजें ही आपकी मेन आने वाली हैं, इसके अलावा आपकी उम्मीद नहीं होती आने की। ठीक है, तो चलिए फिर इसको आगे सीखते हैं। तो यहां से आपको आइडिया लगा कि हमें अगर ऐसा त्रिभुज मिल जाए जिसका आधार 2 है और जिसकी लंब की लंबाई 1 हो तो हमारे पास में रूट 5 आ तो सकता है। तो चलिए जब आइडिया लग गया तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। आप बोलोगे सर बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर हमारे पास में -1 हो जाएगा। अब हमने प्लानिंग क्या करी है कि हम जो है आधार कितना लंबा लेंगे, 2 सेंटीमीटर जितना लंबा आधार ले लेंगे। तो चलिए भाई 2 सेंटीमीटर लंबा आधार ले लेते हैं। तो ये 0, ये 1, ये 2 स्केल रखी और हमने नापा, तो ये हमारे पास में 2 सेंटीमीटर लंबा आधार हो गया। और फिर हमने प्लानिंग करी थी कि हम जो है लंब की लंबाई कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एक 90 डिग्री पे लंब बना लेंगे जिसकी लंबाई जो है हमारे पास में 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये लंबाई सर आपने बताया ही कि 2 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे ठीक है, ये चीज हमारे पास में बन चुकी है। और ऐसे में ये जो है मेरे पास में एक पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये जो बिंदु है इसका नाम मैं रख लेता हूँ A, ये वाला जो बिंदु है इसका नाम मैं रख लेता हूँ B, और ये वाला जो बिंदु है इसका नाम मैं रख लेता हूँ आपके पास में C। देखो बिल्कुल सेम त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया है और ये जो कैलकुलेशन है ये भी बिल्कुल सेम हो जाएंगी, तो आप ये कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिखा सकते हो। अब हमें क्या करना रहेगा, जैसे कि हमने रूट 2 और रूट 3 के अंदर सीखा था कि जब हमें रूट 2 मिल जाता था फिर हम एक चाप काटा करते थे, रूट 3 मिल जाया करता था फिर हम एक चाप काटा करते थे। अब हमें AB का जो लंबाई है वो कितना आ चुका है, रूट 5 सेंटीमीटर, इसकी एक चाप काटेंगे। कैसे काटेंगे, हम एक प्रकार लेंगे, प्रकार की जो सुई है वो रखेंगे B पे, पेंसिल जो है वो हम रखेंगे A पे, इस तरह से रखा और यहां से एक चाप काटते जाएंगे और ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास में जो लंबाई है 0 से नापेंगे तो ये हमारे पास में रूट 5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। रूट 5 के लिए आधार हमें 2 सेंटीमीटर लंबा चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक सेंटीमीटर लंबी लंब लेंगे। O और B को ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास में रूट 5 आ गया है। अब O पे रखिए प्रकार की सुई और B पे रखिए पेन को और एक चाप काटिए। ये हमारे पास रूट 5। अब ये हमने यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में लेके बनाया है और डायग्राम जैसे आपको दिख रहे हैं छोटे होंगे। अगर यहीं हम एक इकाई में 1 इंच लेके बनाते हैं तो हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरह से बड़े बड़े बनेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रूट 2, रूट 3 और रूट 5 तीनों अपरिमेय संख्याओं का निरूपण सीख चुके हैं। यहां तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये आपको संख्या रेखा दिख रही है जो आपने हजारों बार बना ली और हजारों बार देख चुके हैं। तो जरा इसके बारे में एक चीज देख लेते हैं। संख्या रेखा का जो पूरा नाम होता है हमारे पास में वो होता है वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा। अब यहां पे समझिएगा कि इस वास्तविक संख्या रेखा पर हमने ये सारे संख्याओं का निरूपण तो देखते ही आ रहे हैं। इसके अलावा हम परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको भी वास्तविक संख्या रेखा पर डाल सकते हैं
अगला हमने देखा था कि √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं और इनका भी हमने निरूपण जब किया था तो वो कुछ इस प्रकार आया था। यहाँ पे √2 आया था, यहाँ कहीं √3 आया था, यहाँ कहीं √5 आया था, इस तरह से रहता है। तो ऐसे में जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं ना, उन सभी संख्याओं का हम निरूपण इस वास्तविक संख्या रेखा पर कर सकते हैं, ये बात हो जाती है। तो सभी के सभी परिमेय और सभी के सभी अपरिमेय संख्याओं का हम वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों तरह की संख्याएं जो हमारे पास में क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं मिलके। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगली बात करते हैं, वो है कि इस संख्या रेखा पर अगर मैं इस बिंदु की बात करता हूं तो ये बिंदु जो है ये वाला एग्जैक्टली +1 को बता रहा है। इस बिंदु की जगह कोई और नहीं ले सकता, वो सिर्फ और सिर्फ +1 लेगा, कोई और नहीं लेगा। अगर मैं इस जगह की बात करता हूं तो इस बिंदु की जगह इस संख्या रेखा पर सिर्फ और सिर्फ +2 की जगह है, इसकी जगह कोई दूसरा संख्या नहीं ले सकता। उसी प्रकार इस बिंदु पे ये जो बिंदु है ये -1 की जगह है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये वाला जो बिंदु है ये √2 की जगह है, इस जगह पे कोई नहीं ले सकता। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इस वास्तविक संख्या रेखा पर हर एक बिंदु जो है एक यूनिक संख्या के लिए फिक्स्ड है, एक अद्वितीय संख्या ही वहां पर आ सकती है, कोई दूसरी नहीं आ सकती। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं हूं रुद्र प्रताप, तो मेरी जगह इस दुनिया में तो मैं ही हूं, और कोई मेरी जगह ले सकता है क्या इस दुनिया में? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं ले सकते। उसी प्रकार इस संख्या रेखा पर हर एक बिंदु जो है एक यूनिक नंबर ही ले सकता है, एक अद्वितीय संख्या ही ले सकती है। जैसे कि ये वाला जो बिंदु है ये सिर्फ और सिर्फ √5 के लिए है, और कोई भी संख्या ये जगह नहीं ले सकती है। ये चीज हमें समझनी रहेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु यूनिक पॉइंट से निरूपित किया जाता है, और उस बिंदु की जगह कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती। +4 की जो जगह है वो ये ही है, और यहाँ पे +4 ही रहेगा, इसकी जगह कोई नहीं आने वाला। -2 जो है उसकी जगह -2 ही रहेगा और कोई नहीं आने वाला। ये चीज हमारे पास में हो जाती है। अगर मैं 0 और 1 के बीच में देखता हूं 1/2 आधा, तो इस बिंदु की जगह सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही आएगा और कोई सी भी संख्या नहीं आएगी। तो ये चीज हमको समझनी रहती है। मुझे उम्मीद है यहां तक जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, फीडबैक और सजेशंस होते हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगली क्लास में जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे।